Okay. So the next we have to define domain, codomain and range of function. तो अगर कोई फंक्शन डिफाइंड है सच दैट फ्रॉम द सेट ए टू सेट बी, तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको हम क्या बोल देंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन. सो सेट ए इज नोन एज द डोमेन ऑफ द फंक्शन. सेट बी जो है उसको हम बोल देंगे कोडोमेन ऑफ फंक्शन. जैसे कि अगर मैं बोलूँ एफ इज सच दैट डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, इसका मतलब हो गया कि जो डोमेन है वो आर है और जो कोडोमेन है वो भी आर है. तो और हमने इसमें एक सपोज करो एक फंक्शन डिफाइन कर दिया एफ ऑफ एक्स, और हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर. ठीक है. तो देखो आप जब इसमें एक्स का वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू आप रख सकते हो, लेकिन एक्स स्क्वायर का जो आंसर है वो हमें पता है कि वो आंसर जो है वो केवल और केवल जो है वो क्या आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो जो है वो हमारे पास में केवल और केवल ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वैल्यूज देगा. मतलब कि r प्लस यूनियन जीरो. इनपुट आप कुछ भी दो, कोई भी रियल वैल्यू आप इनपुट में रखो, आउटपुट जो है वो हमेशा क्या आएगा, नॉन नेगेटिव. या तो जीरो हो सकता है जब आप एक्स का वैल्यू जीरो रख दो, या फिर हमेशा पॉजिटिव आएगा. तो जो आपके पास में जो कोडोमेन है वो तो आर है, लेकिन वो सारी वैल्यूज जो कोडोमेन में से हम एक्स की, मतलब कि जो डोमेन में जो एलिमेंट्स है उसके साथ जब हम एसोसिएट करेंगे तो कोई भी नेगेटिव वैल्यू एसोसिएट नहीं होगी. मतलब कि कोडोमेन का जो एक पोर्शन है वही रेंज में पार्टिसिपेट कर रहा होगा. तो हम बोल सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज नोन एज द रेंज ऑफ फंक्शन. तो जो रेंज ऑफ फंक्शन है वो जो है वो कोडोमेन का एक क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा. डोमेन की अगर हम बात करें तो डोमेन ऑफ फंक्शन इज सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए, और उससे जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ए कॉमा एफ ऑफ ए वो बिलोंग करेगा फंक्शन को. तो ऐसी सारी वैल्यूज ऑफ एक्स, तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम y इज इक्वल टू एफ एक्स की बात कर रहे हैं तो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब कि जो इनपुट है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज मीनिंगफुल या फिर वेल डिफाइंड. तो हम x की वो सारी वैल्यूज का एक सेट बना देंगे जिसके लिए फंक्शन जो है वो वेल डिफाइंड होगा, मतलब कि डिफाइंड हो रहा होगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने सपोज करो y इज इक्वल टू ले लिया रूट ओवर एक्स और इसी को हमने एफ एक्स से डिनोट कर दिया, एक ही बात है. तो क्या हम इसमें x की सारी वैल्यूज रख सकते हैं? नहीं. हम इसमें केवल और केवल x की वैल्यू जो है वो या तो पॉजिटिव रियल रख सकते हैं या फिर जीरो रख सकते हैं. हम x का वैल्यू जो है वो -2 इसमें नहीं रख सकते. x इज इक्वल टू -2 हम यहाँ पर नहीं रख सकते. मतलब कि f ऑफ -2 जो है वो नॉट डिफाइंड होगा. जब हम x का वैल्यू जो है -2 रखेंगे तो ये फंक्शन जो है वो सेट हो जाएगा, मतलब कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये x की परमिसिबल वैल्यूज में से एक वैल्यू नहीं है. f में अगर हम x का वैल्यू 4 रखेंगे तो ये खुश है, ये वेल डिफाइंड है और ये वैल्यू भी दे देगा. क्या दे देगा? रूट ओवर 4 जो है वो हमारे पास में एक यूनिक वैल्यू 2 मिल जाएगी यहाँ पर. f में अगर हम x का वैल्यू 8 पुट करेंगे तो भी ये खुश है, तो भी हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2√2 आ जाएगा. क्लियर है बात? तो x की वो सारी वैल्यूज जिसके लिए एफ एक्स वेल डिफाइंड है, मतलब कि एफ एक्स जो है वो x की उस वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है, उस पर मीनिंगफुल है और कुछ आउटपुट दे रहा है, और वो आउटपुट कैसा है, यूनिक है. ठीक है. जैसे कि यहाँ पर अगर हम बोलें तो इसके अगर हम डोमेन की बात करें या फिर हम इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखें कि भाई सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स इज मीनिंगफुल और वेल डिफाइंड, इतना सब हम भाषण लिखें, या फिर मैं सिंपली आपसे पूछूं कि डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स, तो ये दोनों बातें सेम ही हैं. एक्स की वो सारी वैल्यूज बताओ जिसके लिए एफ एक्स जो है वो वेल डिफाइंड हो. तो हमको पता है भाई एक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी तभी ये डिफाइंड होगा.
मतलब x कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इंक्लूडिंग 0, 0 को इंक्लूड करते हुए सारी वैल्यू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और नहीं पता तो बता दिया कि इन्फिनिटी पे हमेशा क्या होगा, लाइफ टाइम ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पर 0 इंक्लूडेड है इसलिए यहाँ पर अपन ने इसको क्लोज ब्रैकेट से डिनोट कर दिया। अगर यहीं पर हमारे पास में क्वेश्चन होता कि भाई एक और फंक्शन है आपके पास में gx एंड gx इज इक्वल टू 1/√x, अब इसका डोमेन बताओ। अब अगर हमसे इसका डोमेन पूछा जाता तो हम बोलते कि भाई एक तो 1 में √x है, तो एक बात तो ये हो गई कि √x जो है वो 0 नहीं हो सकता, और √x 0 कब होता है, x इज इक्वल टू 0 के लिए, तो इसका मतलब हो गया कि x जो है वो अब 0 नहीं हो सकता। और √x के डिफाइंड होने के लिए x क्या होना चाहिए था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन अब x 0 भी नहीं हो सकता है, तो फाइनली वो सारी वैल्यूज ऑफ x जिसके लिए 1/√x डिफाइंड है, तो वो हो जाएगा हमारे पास में x बिलोंग्स टू ओपन 0 टू इन्फिनिटी, 0 और इन्फिनिटी दोनों पर ओपन आ गया, 0 यहाँ पर एक्सक्लूडेड है, मतलब अगर मैं g@0 लिखूंगा तो ये जो है वो सेट हो जाएगा, मतलब कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यहाँ पर ये डिफाइंड नहीं होगा। आई होप यू ऑल फॉलो। जैसे एक और एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो सपोज करो कहीं पर लिखा हुआ है हमारे पास में fx इज इक्वल टू x² - 9 डिवाइडेड बाय x-3। अब ये हमको पता है भाई a² - b² का फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें तो x-3 इंटू x+3 एंड डिवाइडेड बाय x-3। अब इसका अगर हमसे डोमेन पूछा गया है कि डोमेन बताओ भाई इसका, तो अगर हम यहाँ पर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमको लिखना पड़ेगा कि भाई x कैन नॉट बी 3, जब हम दो फैक्टर्स को कैंसिल कर रहे हैं मतलब कि दे आर नॉन जीरो, क्योंकि ये क्या बन रहा है 0/0 फॉर्म, जिसको हम वन ऑफ द इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से fx जो है वो x+3 तो आया, लेकिन उसके साथ में एक एडिशनल कंडीशन क्या आई हमारे पास में, वेयर x कैन नॉट बी 3। अब ये तो एक लीनियर फंक्शन है तो ये तो हमेशा डिफाइंड होगा, लेकिन x का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, यहाँ पर 3 नहीं हो सकता, क्योंकि हम डोमेन निकालते समय सिंप्लीफिकेशन नहीं करते हैं, और अगर हम कोई सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो कंडीशन आ रही है वो कंडीशन मेंशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ से आगे हमारे पास में fx इज x+3 प्रोवाइडेड x कैन नॉट बी 3। तो इसका डोमेन अगर हम बात करें तो डोमेन ऑफ फंक्शन को अगर हम इस तरह से लिखें तो हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू r, सारी रियल वैल्यूज ले सकता है एक्सेप्ट 3 नहीं ले सकता है। आई होप क्लियर है। फिर जैसे कि कहीं पर लिखा हुआ है आपके पास में fx इज इक्वल टू x/x, तो fx इज इक्वल टू x/x को आप डायरेक्ट 1 नहीं लिख सकते हो, आप जब इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पर कंडीशन आएगी x कैन नॉट बी 0। तो डोमेन अगर हमसे पूछा गया फंक्शन का तो हम क्या बोलेंगे, x कैन टेक एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0। तो ये आपके पास में लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू 1, जो कहाँ से आया, x/x से आया, तो उसके साथ में ये कंडीशन भी लगी हुई है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करके देखना चाहें तो ये तो रिप्रेजेंट करेगा y इक्वल टू 1 एक लाइन को, लेकिन यहाँ पर x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको एक ओपन लगाना पड़ेगा कि भाई x इज इक्वल टू 0 जो है वो पार्ट ऑफ डोमेन नहीं है। सिंपली अगर हमको y इक्वल टू 1 लाइन ड्रॉ करना होता तो हम पूरा लाइन बना देते, लेकिन यहाँ पर हमको ओपन करना पड़ेगा एट x इज इक्वल टू 0। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो फ्यू पॉइंट्स वी हैव हियर। हम बोल सकते हैं कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक बात है, कोडोमेन का सबसेट होगा। कभी ये जरूर हो सकता है कि जो कोडोमेन है और जो रेंज है वो आपस में इक्वल हो जाए, वो एक पॉसिबिलिटी है। तो सबसेट इज अ मतलब जो एक सेट है इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर हो सकता है या उससे कम होगा, ठीक है। For a continuous function, the interval from minimum to maximum value of function gives the range। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पर continuous function जो है टर्म यूज़ किया हमने, मतलब कि continuous function को हम ऐसे समझ सकते हैं अभी कि अगर हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें, उसको प्लॉट करें
और उसको ड्रॉ करते समय अगर हमको अपना पेन जो है वो उठाना नहीं पड़े, मतलब कि कहीं पर कोई ब्रेक, कोई होल, कोई किसी भी तरह का कोई गैप ना आए, तो उसको हम कंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है, मान लीजिए कि इस तरह से कोई एक फंक्शन है और उसका जो वैल्यू है वो सपोज करो ये पॉइंट है लेट से 2,7 और ये पॉइंट है लेट से 5,10, इस तरह से इतना ही है, तो इसका मिनिमम स्मॉल m से लिख देते हैं और कैपिटल M जो है वो वैल्यू जो है वो 10 है। इसका मतलब कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, वो वैल्यू जो फंक्शन ले सकता है। ठीक है, तो अगर वो कंटिन्यूस है तभी हम बोल पाएंगे कि जो एक फंक्शन, एक कंटिन्यूस फंक्शन की जर्नी फ्रॉम इट्स मिनिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक जो जर्नी है, और वो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो उसको हम क्या बोल देंगे कि उसकी रेंज जो है वो क्या हो जाएगी 7 से लेकर 10 तक। 7 इंक्लूडेड है, मतलब कि क्लोज सर्कल है यहाँ पर भी क्लोज सर्कल इंक्लूडेड है, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए फंक्शन का कंटिन्यूस होना जरूरी है। फिर हम क्या बोल सकते हैं, द रेंज ऑफ फंक्शन इज सिंपली द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज दैट अ फंक्शन कैन टेक। एक फंक्शन जो वैल्यूज ले सकता है, वो सारी वैल्यूज को अगर हम बोलें कि जो है उनका एक हम सेट बना लें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ फंक्शन। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अ फंक्शन इज सच दैट डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इफ ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ आर, मतलब कि रियल नंबर के सबसेट हैं, देन एफ इज कॉल्ड अ रियल वैल्यूड फंक्शन। तो हम जो भी फंक्शन यहाँ पर पढ़ रहे हैं इन द जेई सिलेबस, हम रियल वैल्यूड फंक्शन की ही स्टडी करते हैं। तो अगर हम कुछ इनपुट देंगे तो वो भी रियल देंगे, उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा वो भी एक रियल नंबर आएगा। तो ऐसे जो फंक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। मतलब कि एफ इज सच दैट डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, और एफ एक्स जो है वो हमने लिखा सपोज करो एक्स स्क्वायर, तो इसका जो डोमेन है वो तो हम बोल सकते हैं कि डोमेन जो है वो क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू आर, ये तो डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया, डी ऑफ एफ, इस तरह से हमने डिनोट कर दिया। और रेंज ऑफ फंक्शन की हम बात करें तो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई विच फंक्शन कैन टेक करस्पॉन्डिंग टू एक्स। तो एक्स की कोई भी आप रियल वैल्यू डालोगे यहाँ पर, उसके करस्पॉन्डिंग आपको वाई की जो वैल्यू मिलेंगी, वो सारी वैल्यूज को अगर हम देखें तो वो हमको मिल जाएगी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज, और 0 को इंक्लूड करते हुए। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेंज ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर देखो रेंज ऑफ फंक्शन जो है इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, आर प्लस यूनियन 0, पॉजिटिव रियल नंबर्स को 0 के साथ यूनियन कर दिया। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि जो कोडोमेन है वो आर है, डोमेन है वो यहाँ पर आर ही है। ठीक है, और जो रेंज है वो क्लियरली हमको दिख रहा है कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन इन दिस केस। ठीक है, नाउ कंटिन्यूस फंक्शन जैसा कि बताया आपको, फिर से सुन लिया एक बार, अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस इफ रफली स्पीकिंग इट्स ग्राफ कैन बी ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेन। सच अ ग्राफ इज अ कर्व विद नो होल्स, जम्प्स और ब्रेक। मतलब कि आपने जब ग्राफ बनाया तो ग्राफ बनाते समय आपको किसी भी तरह का उसमें ब्रेक नहीं लाना है, तो आप बिना पेन को लिफ्ट किए उसको ड्रॉ कर सकते हो। फिर एक कंटिन्यूटी जो चैप्टर है उसमें हम कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में और भी बात आगे करेंगे। अभी हमारे काम का इतना ही है, तो अभी हमसे कोई क्वेश्चन ना बने ऐसा नहीं होगा, इतना जानना अभी के लिए काफ़ी है। फिर क्या बोल रहा है, अ फंक्शन इज सच दैट डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, एक ही सेट पे डिफाइंड है, एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए अगर है तो हम बोल सकते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन एंड समटाइम्स डिनोटेड बाय आई, और ये सब स्क्रिप्ट में ए लिख दिया। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स की सारी रियल वैल्यूज के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, मतलब आपने एक्स का वैल्यू 1 रखा तो एफ ऑफ 1 जो है वो 1 आ गया, एक्स का वैल्यू आपने 2 रखा तो एफ ऑफ 2 जो है वो 2 आ गया, आपने एक्स का वैल्यू पाई रखा, पाई भी एक रियल नंबर है, तो आपको एफ ऑफ पाई जो है वो भी क्या आ गया, पाई आ गया। ठीक है, तो आपको जो ग्राफ मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स लाइन थ्रू आउट, इस तरह से आपको मिल जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये x हो गया, ये y एक्सिस हो गया,
ये आ गया हमारे पास में y इज इक्वल टू एक्स या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर एक एग्जांपल है जिसमें कि सेट ए गिवन है हमको 1 2 3 एंड -1, सेट बी में है 0 7 26 8 12 एंड -2। और रूल दे रखा है हमको, मतलब कि जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो है एक्स क्यूब -1 फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब कि एक्स जो है वो सेट ए से हमको लेना है। तो हमको क्या बोल रहा है फर्स्ट में कि एफ इज़ अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, मैपिंग मीन्स फंक्शन है यहाँ पर। तो फंक्शन होने के लिए तो अगर हम x का वैल्यू सेट a से अगर हम देखें तो 1 2 3 और -1 के करस्पॉन्डिंग हमको एफ एक्स जो है वो डिफाइंड होना चाहिए। तो यहाँ पर डिफाइंड तो है, ठीक है। एंड ड्रॉ द एरो डायग्राम टू रिप्रेजेंट मैपिंग और फंक्शन एंड राइट द डोमेन कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो ये अगर a से b में डिफाइंड है, डिफाइंड फ्रॉम a टू b, तो जो सेट a हो गया वो तो डोमेन हो गया, ठीक है। तो इसको अगर हम ड्रॉ कर लें तो हमको सारे जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो 1 2 3 -1 ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी, 0 7 6 8 12 -2, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो उसका भी आपको लुफ्त मिलता रहेगा बीच बीच में, ठीक है। तो अगर हम x का वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो y का वैल्यू मतलब एफ एक्स का वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर हमने x की जगह पे 1 पुट किया तो 1 - 1 is 0, तो ये तो एसोसिएट हो गया 0 से। 2 अगर हमने पुट किया तो 2 का क्यूब हो गया 8, 8 - 1 is simply 7। 3 पुट किया सो अगेन वी आर गेटिंग क्यूब ऑफ 3 - 1 दैट इज 26। एंड -1 जब हम पुट करेंगे सो -1 विल गिव यू -2, ये यहाँ पर बैठा हुआ है नीचे में, दिस इज -2, ठीक है। तो अब आप देखो क्लियरली यहाँ से ये एक मैपिंग है, फंक्शन को डिनोट कर रहा है, क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट एग्जॉस्ट हो गए और सेट बी के जो एलिमेंट्स के साथ ये एसोसिएटेड है वो यूनिक है, ठीक है। और एक एलिमेंट जो है वो सेट बी के 2 एलिमेंट से एसोसिएट नहीं हो रहा है, मतलब कि वो फंक्शन की सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो सेट जो ए जो पार्ट है कि ये मैपिंग जो है मतलब जो फंक्शन है ये, तो ये है। फिर ड्रॉ करना था एरो डायग्राम, वो भी हमने ड्रॉ कर दिया। फिर डोमेन जो है वो तो हो जाएगा सेट ए, दैट इज 1 2 3 -1। कोडोमेन जो है वो तो हो जाएगा सेट बी पूरा का पूरा, आप चाहो तो यहाँ से इसको लिख सकते हो, ये हो जाएगा सेट बी जो है वो कोडोमेन हो गया। और फिर बोल रहे हैं रेंज, तो रेंज ऑफ फंक्शन को अगर हम इस तरह से डिनोट करें आर ऑफ एफ, तो वो सारी वैल्यूज कोडोमेन की जो कि एलिमेंट ऑफ सेट ए के साथ में एसोसिएटेड हैं, मतलब एरो डायग्राम में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप देखो 8 और 12 को अगर आप छोड़ दो तो सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 0 7 26 एंड -2। आप इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट से हमको पता है कि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स प्ले नो रोल, ठीक है। तो ये दिस इज फेयरली इजी। तो अभी तक हमने जो भी सीखा डोमेन कोडोमेन रेंज उस सबको हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट करके देख लिया कि अच्छा क्या क्या हो सकता है। सो नाउ इन द नेक्स्ट एग्जांपल अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम n to n वेयर n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो f of 1 हमको बताना है, f of 2 बताना है और f of 0.5 बताना है, ठीक है। तो पहली बात तो आप देखो f of 1, so this is 3 into 1 plus 2, that is 5. f of 2 is 3 into 2 plus 2, so that is how much, 8, okay. और f of 0.5, so f of 0.5 is 3 into 0.5 को हम 1/2 लिख दें plus 2, so that is 3/2 plus 2, so that is 1.5 plus 2, that is equal to 3.5। लेकिन ये आंसर जो है गलत है, क्यों? हमको यहाँ पर इतना लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, हम यहीं से बोल सकते थे कि f of 0.5 की करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन है इज़ नॉट अ हैप्पी फंक्शन। क्यों?
क्योंकि जो पॉइंट सकते हैं दिस डज नॉट बिलोंग्स टू n, ये तो नेचुरल नंबर को बिलोंग ही नहीं कर रहा है, जबकि डोमेन जो है वो क्या बोल रहा था, नेचुरल नंबर होना चाहिए था। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दिस इज नॉट डिफाइंड। सो f ऑफ 0.5 जो है वो डिफाइंड ही नहीं है। क्लियर है बात। अगर यहाँ पर फंक्शन जो है वो होता डिफाइंड फ्रॉम r टू r होता, तब अगर आपको पूछा जाता कि भाई f ऑफ 0.5 बताओ, तब जो आंसर आता वो आ जाता आपके पास में 3.5, और वो एक्सेप्टेबल भी होता अगर फंक्शन की डेफिनेशन हम यही यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर f ऑफ पाई आपसे पूछा जाता तो आप इसमें x की जगह पर पाई पुट कर देते, तो क्या आ जाता आपके पास में 3 पाई + 2, ये आ जाता आपके पास में। लेकिन यहाँ पर फंक्शन जो है वो नेचुरल टू नेचुरल डिफाइंड है, तो यहाँ पर ये तो नेचुरल नंबर ही नहीं है। तो अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ